हेलो एवरीवन, मैं गगन मक्कड़ स्वागत करता हूं आप सभी का स्कोर अप क्लास 11th-12th के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन सिंगल शॉट। लेक्चर का फ्लो कैसे रहेगा, सबसे पहले हम लोग बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के अपडेटेड सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी थ्योरी, सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। यहां पर आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं मैं, जब से सीबीएसई ने बेटा सिलेबस डिलीट किया, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा हल्का हो गया है, बिकॉज बहुत लिमिटेड थ्योरी रह गई है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलाज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिलीट कर दी गई हैं जो अब आपको नहीं पढ़नी है। लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें अभी भी इंपॉर्टेंट है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर हम वो सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक होलसम लेक्चर होने वाला है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। अब बात करते हैं भाई, फटाफट से आ जाते हैं थ्योरी पे। ठीक है, सबसे पहले अच्छे से थ्योरी को समझ लेते हैं। तो अब अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फंक्शंस की दुनिया में जाने वाले हो, उनको समझने वाले हो, तो भाई सबसे पहले तो ये मेरे को बताओ कि इनवर्स निकालना पॉसिबल कब होता है। तो आपने चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का मेरा वन शॉट तो नहीं देखा होगा, मुझे पता है, लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है कि 1 ऑन टू वो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जिनका इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब 1 ऑन टू क्या होते हैं भाई? 1 का मतलब होता है कि भाई 1 to 1 सिंगल यूनिक कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर सेट ए में कोई एलिमेंट है बेटा x1 और सेट बी में कोई एलिमेंट है y1 जो कि इसकी इमेज है, तो ये जो y1 है ना, किसी और की इमेज नहीं बन सकती। मतलब एकदम कट्टर लॉयल्टी है बेटा यहां पर। अगर x1 ने बोल दिया y1 को कि तुम मेरी है, तो अब कोई और यहां पे ब्रोकोड चलेगा पूरा, कोई और लड़का यहां पे y1 की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। अगर ऐसा हो गया बाई चांस कि एक से ज्यादा जो आपके सेट ए में एलिमेंट हैं वो एक सिंगल इमेज दे रहे हैं, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ये सब बेसिक आपको पता है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है भाई? जहां पे आपका रेंज और कोडोमेन बराबर देखने लगे, वो आपका ऑन टू फंक्शन होता है। तो ऐसे फंक्शंस जो कि 1 1 और ऑन टू हो एट द सेम टाइम, वो ही फंक्शंस का इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है। अब जब हम लोग इनवर्स पढ़ रहे थे चैप्टर 1 में, तो कुछ और बेसिक बातें भी आप लोगों को बताई गई थी। मैं एक बार उसको भी रिवाइज करवा देता हूं। पेन चेंज कर लो भाई, इजाजत है? चलो, इज्जत बोलने वाला था भाई, इजाजत की तरह। चलो भाई, एक फंक्शन ले लेते हैं एफ। अगर मैंने यहां पे इनपुट डाली एक्स, मान लेते हैं आउटपुट निकल रही है वाई। अब इसके आगे ही एक और फंक्शन बनाओ जी। ठीक है, एज्यूम करो कि एक फंक्शन है जी। इस जी फंक्शन में यहां से जो आउटपुट निकल रही है वही इनपुट दे जा रही है। और ये फंक्शन इतनी बढ़िया करामात कर रहा है कि अगर मैं इसको वाई एज अ इनपुट दे रहा हूं ना, तो ये इनिशियल जो मेरी इनपुट थी उसको एज आउटपुट निकाल दे रहा है। तो अब देख के बताओ कि एफ के एकदम उल्टा क्या जी फंक्शन काम नहीं कर रहा? एकदम उल्टा काम कर रहा है। तो जो ये जी फंक्शन है ना, यही क्या है? एफ इनवर्स है। एफ के उल्टा काम करने वाला एफ इनवर्स। अब यहां पे एक बात और आप यहां पे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पे जो डोमेन थी वो रेंज बन गई, यहां पे जो रेंज थी वो डोमेन बन गई। ये सब बेसिक बातें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए इस पे ज्यादा तवज्जो मैं नहीं दे रहा हूं। आप लोग बोलोगे सर इजाजत, तवज्जो, इतने भारी भारी वर्ड मेरे को भी नहीं पता क्यों बोल रहा हूं मैं, लेकिन ठीक है, मजा आना चाहिए। अब अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फंक्शंस निकालने के ऊपर बात करने वाले हैं, उनको जानने की कोशिश करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये तो चेक मार लो कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो 1 1 और ऑन टू होते भी हैं या नहीं होते। ठीक है, एक काम करो, ऑन टू को तो भूल जाओ, सबसे पहले 1 1 ही चेक कर लो। ठीक है, यहां पर आप लोगों के सामने, चलो साइन से चालू करते हैं। साइन फंक्शन का ग्राफ यहां पे बना देते हैं दोस्तों। साइन फंक्शन का ग्राफ यहां पे बना देते हैं ऐसे, प्यार से। ठीक है, बना दिया प्यार से यहां पे साइन फंक्शन का ग्राफ। अब एक बात बताओ, एक चिंटू बच्चा है, उसने बोला कि सर ऐसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार दी। हॉरिजॉन्टल लाइन मारते ही चिंटू के साथ साथ मिंटू, मिंटू के साथ साथ पिंटू, पिंटू के साथ साथ किंटू को ये रियलाइज हो गया कि सर इस एक्स पर वाई सेम है, इस एक्स पर वाई सेम है, इस x पर y सेम है, इस x पर y सेम है। तो सर यहां पे लॉयल्टी वाला गेम तो ब्रेक हो गया। यहां पर लोग लॉयल नहीं है एक दूसरे के लिए।
तो यहां पर दिख रहा है कि ये 1-1 फंक्शन की तरह तो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ये एक मैनी वन फंक्शन है। तो भाई क्या साइन का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता? बोलो, आप तो बोलोगे सर पूरे चैप्टर ही हमको पढ़ाया जा रहा है, मतलब साइन इनवर्स तो निकालना पॉसिबल होगा, लेकिन यहां पे तो दिख रहा है कि 1-1 ही नहीं है। तो क्या सर अभी तक जो पढ़ा रहे थे वो गलत है? द आंसर इज, हम लोग अब कुछ जुगाड़ लगाएंगे, कुछ तिगड़म लगाएंगे। ध्यान से सुनना, वो तिगड़म कैसे लगाते हैं। अब बेटा यही चीज ना आप कॉस के साथ भी फिगर आउट कर सकते हो, है ना। कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठा के देखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी कंप्लीट डोमेन में, वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना, कंप्लीट डोमेन में 1-1 नहीं होता है। जैसे मैंने यहां पे बात कर दी, ये हो गया मेरा कॉस। अगेन देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन मारोगे आपको दिखेगा कि लॉयल्टी यहां पर भी अचीव नहीं हो रही है। जहां लॉयल्टी नहीं होगी वहां पे हम लोग देखेंगे ही नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। अब वो जुगाड़ क्या है भाई, उस जुगाड़ के बारे में समझो, मजा आ जाएगा। सबसे पहले यहां पे प्यार से साइन का ग्राफ बना दो, है ना। साइन का ग्राफ बना दो, कोई और पेन यूज कर लेता हूं। जब से बोर्ड आया ना, मजा तो आता है भाई पढ़ाने में, मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहीं छोड़ दो इसको, या फिर एक काम करो ऐसे छोड़ दो, ठीक है। यहां पर आ जाओ और इसको ऐसे छोड़ दो। अब मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग इसके पीछे और इसके आगे नहीं देख सकते इस ग्राफ में। क्या बोला मैंने? इस वाली लाइन के पीछे और इस वाली लाइन के आगे नहीं देख सकते इस ग्राफ में। आपको पता है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, कि सर ये अपना -π/2 हो गया, ठीक है। और ये वाले की बात करूं तो बेटा ये क्या हो गया, π/2 हो गया। तो -π/2 से π/2 ही आप देख सकते हो इस ग्राफ को, उसके आगे और उसके पीछे नहीं देख सकते। अब अगर आप ये वाली शाखा डिलीट कर दो, ठीक है, इमेजिन करो कि ये है ही नहीं यहां पे, और ये वाली शाखा मतलब ब्रांच, शाखा मतलब ब्रांच। कल मैं बैंक गया था ना, तो यहाँ पे ब्रांच है, तो मैंने ये वर्ड सीखा नया, शाखा। ब्रांच की जगह शाखा लिखा हुआ था हिंदी में। और सिर्फ इस पे नजर मारो, पेन चेंज करके इसको हाईलाइट कर देते। क्या इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, इस पर्टिकुलर रेंज में, कुछ भी बोल सकते हो, क्या साइन 1-1 दिख रहा है? बोलो, क्या लॉयल्टी दिख रही है यहाँ पे? यस आप बोलोगे सर हर एक एक्स के लिए ना यूनिक वाई प्रेजेंट है, हर एक एक्स पे मेरे को यूनिक वाई मिल रहा है सर। ऐसा नहीं दिख रहा कि एक से ज्यादा एक्स पे एक सिंगल वाई हो। तो आप लोग देख पा रहे हो कि -π/2 से π/2 में अगर मैंने तोड़ दिया ग्राफ को, तो साइन मेरा 1-1 हो जाता है। और ऑन्टो के बारे में तो बेटा सवाल ही नहीं है, ऑन्टो तो है ही है, ठीक है, ऑन्टो तो है ही है, वो तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है उसको। तो अब अगर आप ऐसी ब्रांच तोड़ते हो तो आप इस वाली ब्रांच में 1-1 ऑन्टू उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो। अब बोल सकते हो कि भाई इनवर्स निकालना पॉसिबल है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अगर इनवर्स की बात करते हैं बेटा, तो हम लोग ना ब्रांचेस में बात करते हैं, हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसके डोमेन को। अब इस कॉन्सेप्ट को एक और बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, फिर आप लोगों को उसके बाद बताऊंगा कि प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती हैं और अदर ब्रांचेस क्या होती हैं। बड़े प्यार से समझ जाओगे, ठीक है। ध्यान से देखना, साइन से ही चालू करते हैं क्योंकि साइन आपके दिमाग में बैठ गया होगा। साइन से ही चालू करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मेरा ये साइन का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ऐसा ही होता ना भाई साइन का ग्राफ, गलत तो नहीं बना दिया मैंने। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि आप यहां से लेके यहां तक तोड़ दो, लेकिन जबरदस्ती है क्या? एक और बच्चा आएगा, वो बोलेगा सर ऐसे यहां पर भी तो तोड़ सकता हूं, सिर्फ इस वाली ब्रांच को पकड़ो, या फिर यहां पे तोड़ सकता हूं, सिर्फ इस वाली ब्रांच को पकड़ो। हर ब्रांच में तो सर ये 1-1 दिख रहा है, देखो ना, क्या इस वाली ब्रांच में ये 1-1 है, इस वाली ब्रांच में ये 1-1 है, इस वाली ब्रांच में ये 1-1 है। तो आप बताओ ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस नहीं हो गई जहां पे इनवर्स की बात करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। तो अब
आप लोगों को जो सबसे पहले मैंने ब्रांच बताई थी -π/2 से π/2, ये होती है आपकी प्रिंसिपल ब्रांच। और आपके प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चंस इसी ब्रांच पे ही पूछे जाते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू बता दो भाई, साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बता दो। तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा फिर। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है, अरे ये क्या हो गया, ओ भाई साहब ये क्या हुआ यार, भूत आ गया क्या एकदम से, भाई ये क्या हो गया यार, भाई ये क्या हो गया यार, डर सा गया मैं। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को कि भाई हम लोग ऐसे बाइफरकेट कर देते हैं या फिर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर हम लोग उसको 1-1 साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, फिर उसके इनवर्स निकालने की बात की जा सकती है। सिमिलरली बेटा अगर मैं कॉस फंक्शन की बात करूं, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं कॉस फंक्शन की बात करूं, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यहां पर भी -π/2 से π/2 में तोड़ो, क्या बोला, -π/2 से π/2 में तोड़ो, तो अभी भी देखो ये 1-1 नहीं है। तो बेटा जो ये तोड़ना है ना, जो ये ब्रांचेस निकालना है, वो भी बहुत सोच समझ के निकालना है। ऐसे नहीं कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए -π/2 से π/2 वाला फंडा चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, इसको फटाफट से रब कर दूं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार इसको ना 0 से पाए तक तोड़ दो, 0 से पाए मतलब 0 तो यही रहा, पाए ये रहा, ठीक है, पाए हमारा ये रहा। अब देखो इस वाली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में क्या ये 1-1 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो कॉस की जो प्रिंसिपल ब्रांच हो जाती है वो 0 से पाए हो जाती है, कॉस इनवर्स की। ठीक है, तो अब ऐसी ही ब्रांचेस आप और भी देख सकते हो कि सर एक काम करो ना, यहां पर भी तो हो सकता है। तो देखो ये कौन सा पॉइंट हो गया, -π से 0 भी हो गई आपकी वन ऑफ द ब्रांचेस, लेकिन वो अदर ब्रांचेस है। आपकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, 0 से पाए। ऐसे क्या क्या होती है प्रिंसिपल ब्रांचेस, वो सबके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बस आपको सबसे पहले इतना मेरे को समझाना था कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, अगर आप उसको अपनी कंप्लीट डोमेन के अंदर देखोगे तो वो 1-1 नहीं होते हैं। आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, फंक्शंस को रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ती है, उसके बाद आप इनवर्स की बात कर सकते हो। ठीक है, चल अब बेटा यहां पर आप लोगों को हम लोग सिखाएंगे कि साइन इनवर्स को आपको कैसे समझना है, कैसे डिकोड करना है। सबसे पहले देखो यहां पर आप लोगों को प्यारा सा साइन का ग्राफ दिख रहा है आपके सामने। अब हमने क्या बोला कि भाई ये अपनी कंप्लीट डोमेन में तो 1-1 नहीं है, तो हम लोग यहां पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे। ठीक है, अब ये रिस्ट्रिक्शन बहुत जगह डाली जा सकती है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं जहां पे साइन फंक्शन 1-1 दिखेगा। लेकिन जो ये वाला है, ये वाला जो जोन है, ये हमारा फेवरेट जोन है। बेटा देखो टीचर्स हर कोई पढ़ाता है ना, हर कोई स्कूल में होता है, लेकिन एक प्रिंसिपल होता है, मेन बंदा होता है। ठीक है, तो यहां पे वो मेन जो रेंज है, मेन जो आपका ब्रांच है, वो क्या है, -π/2 से π/2 है। तो जब आप लोग साइन फंक्शन का इनवर्स निकालोगे, मतलब साइन इनवर्स निकालोगे, तो सबसे पहले तो देखो आपके साइन की आपकी डोमेन और रेंज लिखी हुई है, तो साइन इनवर्स की जो डोमेन और रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एकदम उल्टी हो जाएगी। तो देखो जो यहां पर आप लोग की रेंज थी वो डोमेन बन गई सिंपली। अब यहां पर आप लोग की जो डोमेन थी वो रेंज बनेगी, लेकिन जब आपने तोड़ दिया फंक्शन को, तो अब रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 अगर प्रिंसिपल रेंज की बात करूं, और अदर पॉसिबल रेंजेस या ब्रांचेस की बात करूं तो देखो यार -3π/2 से -π/2, π/2 से 3π/2, इन सब जगह ही 1-1 दिखेगा। तो ध्यान रखना। अब सबसे पहले तो इसको उल्टा कर दो, अदली बदली कर दो। तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या हो गई, -1 से 1, यहां पे माइनस आएगा, -1 से 1। और आपकी रेंज क्या हो गई, रियल नंबर्स नहीं होगी, क्योंकि अब आपने डोमेन को तोड़ दिया है। तो आपकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है साइन इनवर्स की, वो क्या होती है, -π/2 से π/2। इस वाली ब्रांच पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में तो यही पूछा जाता है सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं बेटा कॉस इनवर्स को डिकोड करते हैं अच्छे से। ये रहा आपका कॉस का ग्राफ, ध्यान से देखना। अब आप लोगों को बाइफरकेशन करनी है, कंपार्टमेंट बनाने हैं, बाइफरकेशन नहीं, कंपार्टमेंट इज द राइट, बट बाइफरकेशन का मतलब होता है बाय दो हिस्सों में तोड़ना। यहां पर हम 2 से ज्यादा तोड़ रहे हैं, तो कंपार्टमेंट बनाने हैं, हम लोगों को डिवाइड करना है इस पूरे ग्राफ को, और ऐसे तोड़ना है कि उस पर्टिकुलर शाखा में
हमको दिखना चाहिए कि फंक्शन 1 1 हो, इसलिए -π/2 से π/2 वाला फंडा यहाँ पे नहीं चलेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो वो हम ऑलरेडी सोच चुके हैं कि सर ऐसे तोड़ दो, 0 से π, फिर π से 2π, फिर 2π से 3π, आगे चलता चला जाएगा, ऐसे तोड़ते चले जाओ। तो यहाँ पे हर एक ब्रांच में आप लोगों को दिख रहा है कि जो कॉस का फंक्शन है वो 1 1 की तरह बिहेव करेगा। अब ये रही आपकी डोमेन, ये रही आपकी रेंज। सबसे पहले तो इनको उल्टा कर दो, तो आपके कॉस इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, -1 to 1। इस पे सवाल आते हैं, ध्यान रखना, पता होनी चाहिए, डोमेन पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा वो। अब रेंज क्या हो जाएगी मेरी, बताओ रेंज क्या हो जाएगी? क्या पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट लूंगा? नहीं, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट करा है, तभी तो आप उसको बेटा इनवर्स तक पहुंचा पा रहे हो, तभी तो उसके इनवर्स फंक्शन के बारे में सोच पा रहे हो। तो अब एक बात बताओ, जो मैंने बोला ये जो 0 से π है, जो सबसे पहले डिवीजन बनाई है, क्या है? मेन डिवीजन। तो इसको बोल दिया जाता है प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल ब्रांच। वही चीज यहाँ पे लिखी है, और यहाँ पे देखो 0 और π दोनों इंक्लूडेड है, याद रखना। अदर पॉसिबल रेंजेस क्या हो जाएंगी, -π से 0, π से 2π एंड सो ऑन, चलते चले जाओगे, आपको इनफाइनाइट ब्रांचेस मिल जाएंगी ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा tan फंक्शन की, और उसके इनवर्स के बारे में बात करते हैं। यहां पे और मजा आएगा, क्योंकि अब आप इस चीज को खुद से सोचना चालू करोगे कि सर ब्रांचेस बनाते कैसे। ब्रांचेस के पीछे का लॉजिक क्या है कि मेरे को फंक्शन को 1 1 बनाना है, तो उसी के हिसाब से मैं ब्रांचेस बनाऊंगा। तो ये रहा बेटा मेरा tan का फंक्शन, प्यारा सा tan का फंक्शन। अब एक बात बताओ, अगर यहां पे मैं 0 से π में ऐसे तोड़ दूं, 0 से π में मैं तोड़ दूं, बोलो हाँ या ना? तो देखो अब यहां पे क्या आपको 1 1 वाली चीज दिख रही है? बोलो, क्या आपको 1 1 वाली चीज दिख रही है? सबसे पहले तो आप लोगों को दिख रहा है कि यहां पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 है, यहां पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो 2x तो मिल ही गए, जहां पे सेम y है, 1 1 तो हो ही नहीं सकता दोबारा से। तो मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो किसी और तरीके से तोड़ो इसको। तो अगर मैं बोलूं कि अच्छा ठीक है यार दोस्त, -π/2 से π/2 में सोच दोबारा, जो साइन के साथ किया था, तो आप बोलोगे सर, अरे सर हाँ बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, यहां पर आपका हर एक x पे यूनिक y दिख रहा है, आपको लॉयल्टी साबित हो रही है यहां पर। मतलब अगेन -π/2 से π/2 में आपका tan फंक्शन 1 1 की तरह दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे ध्यान रखना साइन और इसमें क्या फर्क है, कि यहाँ पे आपका वो -π/2 और π/2 वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो जब आप tan से tan इनवर्स जाओगे, सबसे पहले तो tan फंक्शन की डोमेन और रेंज देख लो भाई, रिवाइज हो जाएगा। तो अगर मैं इसके डोमेन के बारे में बात करूं तो सब कुछ डाल सकते हो, बस ये π/2, -π/2, 3π/2 ऐसे नंबर नहीं डाल सकते। और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है 2n+1 π/2 नहीं डाल सकते, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की भाई रेंज क्या है, रेंज तो आपको पता है भाई, जाती चली जाएगी, है ना। तो -∞ से इन्फिनिटी, तो रेंज तो आपकी रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाता है। जब आप उल्टा करोगे तो आप लोग tan इनवर्स के बारे में सोच पाओगे। तो अगर मैं tan इनवर्स फंक्शन की डोमेन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन रेंज की बात करूं तो तोड़ी है, इसलिए ये नहीं होगी। अब तोड़ी कैसे है, -π/2 से π/2 को मैंने मेन ब्रांच माना है, जहां पे -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। तो देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है। अदर आपकी पॉसिबल रेंजेस, पॉसिबल ब्रांचेस क्या हो गई, वैसी हो गई जैसे हमने साइन में देखी थी, ठीक है, साइन इनवर्स में देखी थी। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए सबसे पहले कॉसेक का ग्राफ देखो और इसको तोड़ने की कोशिश करो। किस तरीके से, कि आपको 1 1 दिखने लगे चीजें। अब एक बात बताओ, अगर 0 से π में तोड़ोगे, 0 से π में तोड़ोगे तो क्या लॉयल्टी दिखेगी? आप बोलोगे सर नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। अगर मैं बोलता हूं कि चलो यार एक काम करो, ऐसे तोड़ दो दोबारा से, -π/2 से π/2 में तोड़ दो आप लोग, तो आप लोग बोलोगे सर ठीक है, यहां पर लॉयल्टी दिख रही है, यहां पर भी लॉयल्टी दिख रही है, लेकिन सर जो ये 0 वाला पॉइंट है ना, जो -π/2 और π/2 के बीच में, वहां पर सर ये डिफाइंड नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा ठीक है, 0 हटा के तो आपको 1 1 दिख रहा है ना, आप बोलोगे हाँ दिख रहा है, यही सही कॉसेक इनवर्स एक्स डिफाइन हो जाएगा। सबसे पहले कॉसेक की आपकी डोमेन और रेंज देख लो,
ठीक है, ये सब बातें तो सबको पता ही है। अब आपकी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी कॉसेक इनवर्स की, भाई यहां से उठा के यहां रख दिया। और अब जब आप इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की बात करोगे तो -π/2 से π/2 दोनों के दोनों इंक्लूडेड होंगे, लेकिन जीरो एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे डिफाइंड नहीं है कॉसेक। और बाकी पॉसिबल रेंजेस, पॉसिबल ब्रांचेस आप लोगों के सामने लिखेंगे। ठीक है, चलो सिमिलरली बेटा सेक इनवर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान से सुनना, सेक इनवर्स का ग्राफ ये रहा। अगेन आप इसको कैसे तोड़ोगे, सोचो कि अगर आप इसको -π/2 से π/2 अगर इसको तोड़ने की सोचो तो ये 1 1 नहीं कहलाएगा, लॉयल्टी नहीं दिख रही। तो अगेन यहां पे अगर मैं 0 से पाए में तोड़ू तो आप बोलोगे सर लॉयल्टी दिख रही है, लेकिन एक पंगा है, ये π/2 पे ना डिफाइंड नहीं है। तो मैं बोलूंगा π/2 हटा देना 0 से पाए के बीच में, बस तो आपको मिल गई अपनी प्रिंसिपल रेंज। ये रही आपकी सेक फंक्शन की डोमेन और रेंज। तो यहां पे जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है क्योंकि वो बट चुकी है अलग अलग पार्ट में, उसमें से प्रिंसिपल पार्ट कौन सा है 0 से पाए माइनसिंग π/2, और यहां पे देखो इंक्लूडेड केस है। ठीक है, इंक्लूडेड केस है, ध्यान रखना। और ये आपकी अदर पॉसिबल रेंजेस, अदर पॉसिबल ब्रांचेस हो जाएंगी। और ध्यान मतलब मुश्किल नहीं होगा, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर ये सब चीजें मैं याद कैसे रखूंगा, रटनी पड़ेंगी क्या, नहीं बेटा, अपने आप ही जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना तो अपने आप ही ये सब चीजें सबकॉन्शियसली दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल चैप्टर है, आसान चैप्टर है। बस मेरे साथ चलते चलो चलते चलो, अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो ओरली क्वेश्चंस हो जाते हैं यार इस चैप्टर के, ज्यादा मुश्किल कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कॉट इनवर्स की बात कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले कॉट के ग्राफ को देख लो, प्यार से देख लो। तो यहाँ पे टैन वाली फीलिंग आप लोगों को आ जाएगी थोड़ी सी। अब यहाँ पर अगर मैं -π/2 से π/2 में तोड़ता हूं, देखो अगर मैं यहाँ पे अगेन -π/2 से π/2 में तोड़ता हूं तो आपको पता है कि यहाँ पर एक तो गड़बड़ हो रही है सर, लॉयल्टी नहीं साबित हो रही यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको 0 से पाए के बीच में तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को दिखेगा कि सर यहाँ पे लॉयल्टी साबित हो रही है ना। यहाँ पे लॉयल्टी अपनी साबित हो रही है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बस ध्यान रखना यहाँ पे 0 और पाए दोनों के दोनों इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, इसलिए यहाँ पे देखो सर्कुलर ब्रैकेट है। अब कॉट की डोमेन ये, रेंज ये, तो भाई ये जो रेंज है वो तो डोमेन बन जाएगी सिंपली। और यहाँ पे जो 0 से पाए वाला प्रिंसिपल ब्रांच मार्क किया है वो प्रिंसिपल हो जाएगा, जहां पे 0 और पाए एक्सक्लूडेड है और बाकी सारे अदर प्रिंसिपल रेंजेस हो जाएंगे, और सॉरी अदर ब्रांचेस हो जाएंगे, प्रिंसिपल नहीं अदर ब्रांचेस हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब एक सिंपल सा सवाल करते हैं यार। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, प्यार से बन जाएगा, बहुत प्यार से बन जाएगा। आते हैं ऐसे सवाल, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय साइन इनवर्स √x-1। तो फटाफट से दिमाग घुमाओ, दिमाग घुमाओ कि साइन फंक्शन की जो रेंज रही होगी वही साइन इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, बोलो हाँ या ना। मतलब -1 to 1, मतलब ये जो अंदर इंसान बैठा है √x-1, सबसे पहले तो वो ये <1 होना चाहिए। अब >(-1 होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है भाई ये रूट है यहां पर, तो दिस शुड बी व्हाट <0। ठीक है, तो बस अब यहां से आपकी कहानी हो गई है बहुत सिंपल। अब तो कुछ करना ही नहीं है अपने को यार, अब तो कुछ करना ही नहीं है दोस्त। अब तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। तो अब यहां से यहां ले आओ तो 1 से लेके 2 तक हो गया आपका सिंपली, ठीक है। ये हो गई आप लोगों की डोमेन, किसकी, साइन इनवर्स √x-1 की। बोलो कहानी क्लियर। अब यहाँ पे भाई इक्वल टू का साइन भी लगा लो यार, है ना, इक्वल टू का साइन भी लगा लो, भूल मत जाना बेटा। तो या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, x belongs to 1 to 2 with स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा लेना भाई, देख लिया मैंने, शुक्र है। चलो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहां से अब आपका मेन चीज चालू हो रही है। कैसे करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को, पहले अच्छे से सिखाऊंगा, उसके बाद ओरली करने लगोगे। साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। मान लेते हैं थीटा है, क्या है, थीटा है। तो एक बात बताओ, अगर आप ऐसे लिख रहे हो इसको, तो क्या इसका मतलब है साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1/2, बोलो हाँ या ना।
अब साइन थीटा अगर 1/2 है, अब सोचना कैसे होता है, सबसे पहले साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में सोचो। देखो वर्ड लिखा हुआ है ना प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप लोग बोलोगे सर -π/2 से π/2 था, ये तो हमको पता है। तो अब यहां पे ना 1/2 को साइन की टर्म्स में रिप्लेस करो इस तरीके से कि जो आगे एंगल आए ना वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो आपको पता है साइन थीटा 1/2 कहां होता है बेटा, 30 डिग्री पे होता है, यानी कि π/6 पे होता है। तो इसको आप साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन π/6। जो ये आगे लिखोगे ना, ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर होना चाहिए, इस तरीके से सोचना है ये वाला एंगल, बस यही है पूरा गेम। तो यहां से आपको थीटा किसके बराबर मिल जाएगा, π/6। यही आपका आंसर है, थीटा ही तो निकालना था यार। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, π/6 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा सवाल करते हैं साइन इनवर्स -1/2 वाला। देखो ध्यान से देखना, -1/2 मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये रिलेशन सच है तो बेटा आप क्या बोल सकते हो, साइन थीटा आपका -1/2 के बराबर है। अब राइट हैंड साइड का जो नंबर है ना उसके बारे में सोचो, -1/2 के बारे में सोचो, और आपको ये सोचना है प्रिंसिपल रेंज क्या है। एक साइड दिमाग में रखो प्रिंसिपल रेंज को, -π/2 से π/2 के बीच में एक ऐसा नंबर सोचो जहां पे साइन -1/2 हो जाए, ऐसा थीटा सोचो जहां पे साइन -1/2 हो जाए। तो यार देखो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है या सर्कुलर फंक्शंस, ठीक है। अगर मैं 1/2 की बात करूं तो यार अगर कहीं यहां पे 1/2 है, ठीक है, अगर यहां पे क्या होता है बेटा, y जो होता है वही तो होता है ना साई मेरा। अगर तो उतना ही अगर मैं नीचे चला जाऊं तो मेरे को -1/2 मिल जाएगा। तो अगर मेरा ये थीटा था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। और -π/2 से π/2 मतलब क्या है, यही तो रेंज है बेटा, प्रिंसिपल रेंज है साइन की। अब 1/2 के बारे में अगर आप सोचोगे तो 1/2 कहां होता है बेटा, 30 डिग्री पे। तो -1/2 कहां हो जाएगा, -30 डिग्री। -30 डिग्री मतलब -π/6। -π/6 क्या -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। बेस्ट तरीका है अपने दिमाग में ना ये यूनिट सर्कल हमेशा लेके चलना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो आपको समझ आ गया कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, where -π/6 belongs to -π/2 to π/2, which is the principal range of sin inverse function। तो यहां से आप बोल दोगे अल्टीमेटली थीटा इज इक्वल टू -π/6। ठीक है दोस्तों, कहानी खत्म, कहानी क्लियर। इतना आसान था, सच में इतना आसान था। कॉट इनवर्स के बारे में बात करें, फटाफट से इसको रब कर देते हैं, है ना, फिर हम लोग कॉट इनवर्स -1/√3 के बारे में बात करते हैं। चलो भाई, अब आते हैं कॉट इनवर्स -1/√3 पे। ठीक है, ध्यान से देखना, बीच में लैपटॉप की चार्जिंग चली गई थी यार, है ना, तो भागना पड़ा एकदम से। चलो कॉट इनवर्स -1/√3 के बारे में बात करने वाले हैं। मान लेते हैं कि ये थीटा के बराबर आएगा, है ना, इसका प्रिंसिपल वैल्यू थीटा आएगा। तो यहां से आप लोगों को पता चल गया कि कॉट थीटा किसके बराबर आएगा बेटा, -1/√3। अब देखो यहां से सोचना कैसे होता है, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। थीटा की ऐसी वैल्यू चाहिए जहां पे कॉट -1/√3 हो जाए, और जो ये थीटा है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मतलब प्रिंसिपल रेंज यानी कि 0 से पाए होती है। जो कॉट के लिए क्या होती है, 0 से पाए, 0 और पाए एक्सक्लूडेड होते हैं। तो यहां से लेके यहां तक जाने की आप लोगों के पास पूरी की पूरी छूट है, और आपको कॉट थीटा -1/√3 के बराबर देखना है वहां पर। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉट पॉजिटिव होता है, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही ये कुछ थीटा होगा। अब यार सोचना कैसे होता है, ध्यान से देखना, वरना बहुत लंबा चला जाएगा, तो उतनी मेहनत करनी नहीं होती है। आपको पता है 1/√3 के बारे में बात कर लो सबसे पहले। कॉट थीटा 1/√3 कहां होता है, गलत मत करना, बहुत 10th लेवल की चीज है ये। तो आपको पता है कि सर टैन और कॉट में क्या चलता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन चलता है। अगर टैन 30 पे होता है ये, तो कॉट 60 पे हो जाएगा। 60 माने π/3 पर हो जाएगा। तो मतलब π/3 पे मेरा कॉट क्या हो जाता है, 1/√3 हो जाता है। तो एक बात बताओ, -1/√3 कहां हो जाएगा, क्या पाई माइनस π/3 पे नहीं हो जाएगा। पाई माइनस π/3 पे कॉट क्या हो जाएगा, -1/√3 के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉट पाई माइनस π/3 विच इज नथिंग बट कॉट 2π/3। बस, तो यहां से थीटा किसके बराबर आ गया, 2π/3 के बराबर आ गया। और खुद देखो यार 2π/3 आपका 0 से पाई के बीच में ही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2π/।
अब यहां पे सब कुछ सिखा चुका हूं, अब ना डायरेक्टली क्वेश्चंस को फोड़ना चालू करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो इस वाले सवाल पे आओ, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। फाइंड द वैल्यू, जहां पर भी वैल्यू लिखा हो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है अनलेस मेंशन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। क्लियरली दिख रहा है ना भाई, है ना, ब्लर तो नहीं है ना कुछ भी, ठीक है। चलो अब अंदर से कहानी चालू करते हैं, साइन इनवर्स -1/2 की बात चालू करते हैं। जैसे मैंने बोला कि सोचो, सबसे पहले तो सोचो कि -1/2 साइन कहां आता है, और जो ये एंगल के बारे में सोच रहे हो वो आपकी प्रिंसिपल रेंज यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। तो 1/2 के बारे में सोचूंगा तो 30 डिग्री पे आऊंगा, π/6 पे आऊंगा ऊपर, है ना। लेकिन चाहिए क्या, -1/2, तो नीचे चला जाऊंगा। बोलो हाँ या ना। सर्कुलर फंक्शन के बारे में सोचो, दोबारा से सिखा देता हूं। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है, -π/2 से π/2। अब साइन के बारे में सोचना है कि भाई साइन मेरे को -1/2 मिल जाए और ऐसे एंगल पे मिले जो कि -π/2 से π/2 के बीच में हो, तो आप लोग बोलोगे सर 1/2 ये होता है ऐसे, थीटा यानी कि किस पे, π/6 पे। तो सर माइनस थीटा यानी कि -π/6 पे क्या हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। तो यहां से क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि ये -π/6 के बराबर होगा। -π/6 आपका -π/2 से π/2 के बीच में है ना, तो डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है। अब मेहनत नहीं करी, तो π/3 -π/6 हो जाएगा। π/3, अब देखो यहां पे ध्यान रखना बेटा, यहां पे माइनस साइन है, तो π/3 माइनस ऑफ -π/6 यानी कि π/3 प्लस π/6 विच इज नथिंग बट π/2। तो साइन π/2 किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। तो इसका फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। चलो अब थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, लेकिन अब ना थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से, इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ समझेंगे। अभी तक तो आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देख रहे थे ना, अब इनवर्स फंक्शन के ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाला हूं। ये सारी चीज ना आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी जो स्लाइड पे लिखी हुई है, लेकिन ये मेथड मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करने का। तो मैं आपको एक अलग मेथड बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, ठीक है। लाल पेन ले लेते हैं, और अब ना सारी अटेंशन आपकी मेरे को स्क्रीन पे चाहिए। आप लोगों का साइन का ग्राफ ये रहा, साइन इनवर्स का ग्राफ ये रहा। तो साइन से साइन इनवर्स के ग्राफ तक कैसे पहुंचते हैं, ध्यान से सुनना, रटने का एक भी चीज नहीं है इसमें, सब समझने वाली चीज है। सबसे पहले साइन के जो ग्राफ है ना, उसका एक्स एक्सिस में क्या ले लो, इमेज ले लो। क्या बोला मैंने, जो आपका साइन का ग्राफ है उसका एक्स एक्सिस में इमेज ले लो। मतलब जो ये ऊपर वाली चीज है ये ऐसे नीचे आ जाएगी, नीचे वाली चीज ऊपर, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, जो आपका ओरिजिनल ग्राफ है उसका आप लोगों ने एक्स एक्सिस में क्या ले लिया, मिरर इमेज ले लिया, या फिर इमेज ले लिया सिंपली। ऊपर था वो नीचे आ गया, नीचे था जो ऊपर आ गया, जिस तरीके से इमेज लेते हैं वही लिया बस यार, ठीक है। अब क्या करो बेटा, इसको पूरी की पूरी चीज को ऐसे घुमा दो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो बाय 90 डिग्री। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो बाय 90 डिग्री। तो आपका जो ये x है वो y बन जाएगा, जो y है वो x बन जाएगा, है ना। घुमा दिया अपन ने, क्यों किया, डोमेन रेंज, रेंज डोमेन, है ना, ये इसके पीछे का लॉजिक है वैसे। तो अब खुद सोचो, ये वाली चीज ऐसे ऊपर उठ जाएगी क्या, जो ये वाली चीज है ये ऐसे ऊपर उठ जाएगी, और फिर ऐसे 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 कॉन्टिन्यूशन में ग्राफ बन जाएगा। क्या यही ग्राफ आपको यहां पे दिख रहा है साइन इनवर्स का। तो स्टेप 1 इज, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ है उसका क्या ले लो, इमेज ले लो इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन ले लो इन एक्स एक्सिस, और फिर जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको 90 डिग्री घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, बस आपको आपके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। आ जाओ भाई, कॉस इनवर्स को भी तोड़ देते हैं ऐसे। कॉस का ग्राफ ये रहा। सबसे पहला रूल क्या है, स्टेप 1 क्या है, इसका रिफ्लेक्शन लेना है इन एक्स एक्सिस। आपको ये पर्टिकुलर मेथड बहुत कम बुक्स में या फिर बहुत कम टीचर्स सिखाते हुए दिखेंगे बेटा, ठीक है। ये चीज आपको नहीं सिखाई जाएगी ज्यादा जगह, तो इसलिए बहुत आराम से समझना। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आपको ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है इन एक्स एक्सिस। तो इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये, एंड ऐसे ऐसे सो ऑन, ठीक है। कहानी क्लियर। अब क्या करेंगे, जो आपका रिजल्ट आया उसको घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज बाय व्हाट, 90 डिग्री। घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। तो देखो जब अब आप इसको 90 डिग्री घुमाओगे, इमेजिन करो कैसा दिखेगा ग्राफ। जब आप इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो देखो जो ये है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, तो ये हो जाएगा ऐसे। बस इसके बाद तो यार आपको बस पैटर्न को फॉलो करना है,
है ना, क्योंकि पीरियोडिक होते हैं साइन और कॉस के ग्राफ। तो आप लोग देखो ये और ये चीज सिमिलर दिख रही है, बस कॉस इनवर्स का ग्राफ आ गया। और दिखाएं, मजा आ रहा है। टैन का करते हैं, ठीक है, टैन इनवर्स का करते हैं, मतलब टैन को तोड़ा तोड़ी करेंगे अब टैन के साथ। तो देखो यार, अब यहाँ पे आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी दिख रही है यहाँ पे। अब ये मत बोलना डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, उसका भी चैप्टर है, आ जाएगा, फटाफट से पढ़ लेंगे, ठीक है। बस ब्रेक दिख रहा है ना, अभी कंटिन्यूस नहीं है इसका ग्राफ, ठीक है। तो अब इस चीज को समझो कि सर ने बोला है कि सबसे पहले तो भाई जो दिख रहा है ना उसका रिफ्लेक्शन ले लो एक्स एक्सिस में। तो एक कोई भी पकड़ लो, जैसे आप ना इसको पकड़ लो, इसका अगर आप रिफ्लेक्शन लोगे ना बेटा तो आपको ना कुछ ऐसा दिखेगा। और पता है इसका जब रिफ्लेक्शन लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। सिमिलरली आप लोग जब इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो ऐसा दिखेगा, इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो ऐसा दिखेगा। अब क्या करना है आपको, इन्हीं सब चीजों को घुमा के विजुअलाइज करना है। आपने रिफ्लेक्शन ले ली, ठीक है, रिफ्लेक्शन समझा दिया, यहां पे रिफ्लेक्शन ले ली, अब इसी को ही ऐसे घुमा दो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो खुद सोचो यार, खुद सोचो, ठीक है, इमेजिन करो जब आप इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो क्या ये नीचे की साइड पे और क्या ये ऊपर की साइड पे चला जाएगा, मतलब इसका ग्राफ क्या ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। ऐसे ही ऊपर भी ऐसे 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 चलते चले जाएंगे। तो देखो यही ग्राफ आ रहा है, बोलो हाँ है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर साइन से साइन इनवर्स, कॉस से कॉस इनवर्स, टैन से टैन इनवर्स, आपको 6 के इनवर्स ग्राफ में बना के दिखा सकता हूं। बस स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लो इन एक्स एक्सिस, उसके बाद आप लोगों को ग्राफ को घुमा देना है एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। वेरी सिंपल। यहां पे कॉसेक का ग्राफ है, इसके बाद जो बचे हुए दो हैं, आई थिंक कॉट और सेक बच जाएगा, है ना। कॉट और सेक आपको खुद से ड्रॉ करना है और फिर एनसीईआरटी में चेक करना है कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया, ठीक है। तो यहां पे बेटा कॉसेक आप लोगों को दिख रहा है। सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, हम लोग हर एक का जो भी यहां पे टूटा टूटा टुकड़ा दिख रहा है सबका रिफ्लेक्शन ले लेंगे बच्चों एक्स एक्सिस में। तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाएगा। और अब क्या करना है, ये तो और भी सिंपल है, इमेजिन करना, बस इसको ऐसे घुमा दो। तो ये वाली ब्रांच देखो यहां आ गई, ठीक है, जो आपकी ये वाली ब्रांच है वो ये हो गई, जो आपकी ये वाली ब्रांच है वो यहां दिख रही है, देखो। तो ये हो गया आपका कॉसेक इनवर्स का ग्राफ। और ये चीज तो आप समझ ही गए होगे यार, जब आप इसको 90 डिग्री घुमा रहे हो तो आपका डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हॉरिजॉन्टल में देखो आपको -2 -1 1 2 दिख रहे हैं, और वर्टिकल में आपको पाई वाली टर्म्स दिख रही है, ठीक है। चलो भाई, अभी तक जो भी पढ़ा है ना वो यहाँ पे समराइज हो गया है, यहां पे समराइज हो गया है, ठीक है। अब यहां पे इसके बाद आप लोगों को कुछ मैं और फॉर्मूलेस, कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। एक बारी मैं देख लूं कि लेक्चर कितना लंबा हो गया है। 42 मिनट्स का हो गया ना, क्योंकि थ्योरी कम है, तो आई थिंक 1 आवर 10 मिनट्स 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यार मैं अगर 25-30 क्वेश्चन कराऊंगा तो ये 1 शॉट 3 घंटे का भी चला जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको करना क्या है, सीधा आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठानी है, ठीक है। वहां पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। सीधा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठानी है भाई, और आप लोगों को क्वेश्चंस कर डालने हैं सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। इसके तुरंत बाद जैसे ही मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस के 2023 और 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे बोर्ड एग्जाम में आए हुए, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक लेक्चर आएगा। तो ये जो 1 शॉट है इसमें क्वेश्चंस में बहुत स्पेसिफिक करवा रहा हूं, चुने हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वो एक स्पेसिफिक लेक्चर में अलग से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीज फटाफट से दोहरा लो भाई। साइन इनवर्स की देखो ये सब चीजें तो आप लोग हमेशा ही ध्यान में रख लोगे, क्योंकि यहां पे कुछ चेंज नहीं हुआ, जो रेंज था इनका वही डोमेन बन गया इनवर्स फंक्शन का। आप लोगों को ये चीज दिमाग में रखने की जरूरत है, यहां पे ना प्रिंसिपल ब्रांचेस, प्रिंसिपल रेंजेस दी हुई हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे देखो साइन की बात करूं, कॉसेक की बात करूं, टैन की बात करूं, इनवर्स की बात करूं, तो देखो -π/2 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 से π/2 वाला चीज चल रहा है। बस कॉसेक इनवर्स में क्या है, 0 नहीं ले सकते, और टैन इनवर्स में क्या है, ये करली ब्रैकेट्स हैं, क्योंकि -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं होता है। सिमिलरली कॉस, सेक और कॉट के इनवर्स में 0 से पाई चलता है। आप लोग अगर सेक इनवर्स की बात करोगे तो π/2 हटाना पड़ेगा, और कॉट इनवर्स की बात करोगे तो सर्कुलर ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना, अपने आप ही ये सब चीजें सबकॉन्शियसली दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पे ना कुछ बेसिक चीजें दी हुई हैं, आप लोगों को ध्यान से देखना। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, या फिर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, या फिर टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स क्या होगा,
ऐसा कभी भी आप लोगों को दिखे बेटा तो देखो वो है x के बराबर। और इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लो यार, कोई भी चीज ना रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऊपर वाली चीज देखो, अगर मैं y को बोल रहा हूं कि वो साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x की जगह अगर आप y डालोगे तो ये साइन y हो जाएगा। साइन y आपका किसके बराबर है? x के बराबर ही तो है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देख सकते हो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x आपका x हो जाएगा, टैन ऑफ टैन इनवर्स x आपका x हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूज होती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स में। उसके बाद यार अगर ये इनवर्स वाले फंक्शन को आप बाहर कर दो और इसको अंदर कर दो, तो देखो यहां पर भी सेम ही प्रॉपर्टी वैलिड होती है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स होता है और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x हो जाता है, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x हो जाता है। ये रेसिप्रोकल रिलेशंस पे ही चलता है जो आप पढ़कर आए हुए हो ना। tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x हो जाता है। ये सब बातें आप लोगों को दिमाग में रखनी पड़ेंगी और इनका प्रूफ भी बहुत ईजी है यार, ठीक है, इनका प्रूफ भी कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखो साइन इनवर्स -x, ध्यान से देखना, ठीक है, साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x और आपका कॉसेक इनवर्स -x। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, यहां पर आ जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहां पर आ जाएगा माइनस टैन इनवर्स एक्स, यहां पर आ जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जब कॉस इनवर्स -x करोगे, कॉट इनवर्स -x करोगे, सेक इनवर्स -x करोगे, तो ये क्या होता है, पाए माइनस पाए माइनस पाए माइनस। क्यों होता है बेटा? वैसे इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था इन तीनों में वो 0 से पाए वाला थिंग चलता है प्रिंसिपल रेंज, और यहाँ पे क्या चलता है बेटा, -π/2 से π/2 चलता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे माइनस साइन बस बाहर निकल जाएगा, तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 0 से पाए वाला चलता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ता है, इसलिए पाए माइनस करना पड़ता है। ठीक है, कहानी क्लियर? चलो थोड़े से कुछ और फॉर्मूलाज है भाई। देखो अब ये सारे फॉर्मूलाज ना एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहली वाली स्लाइड पे तो जो थे वही आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को देखो ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये बेटा कुछ आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हैं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं एनडीए में, स्पेशली एनडीए और जेईई में तो बहुत आते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x भी आपका π/2 होता है। ऐसे ही आप लोगों का सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी π/2 होता है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy। 2 tan इनवर्स x, देखो बहुत सवाल आते हैं इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे जेईई मेन का एग्जाम हो चाहे एनडीए का एग्जाम हो। 2 tan इनवर्स की फॉर्म को अगर आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इन फॉर्मूलाज का यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करोगे, जो ये बोल रहा था देखो लिखा हुआ है ना। ठीक है, फिर उसके बाद साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x, जो पिछली स्लाइड में बताया मैंने वो यहाँ पे मेंशन था अगली स्लाइड में। इसके बाद बेटा कुछ और फॉर्मुलेज हैं, तो बेटा आप लोगों को मैं ये तो फॉर्मुलेज बता चुका हूं, ठीक है। ये बाकी भी फॉर्मुलेज हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या होता है, ये सब चीजें अगेन यार आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो इनसे आपको गो थ्रू करना है अच्छे से। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दोबारा से बता रहा हूं, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन हो गया, एनडीए एग्जाम हो गया, वहां पे पूछा जाएगा। सीयूईटी में भी बेटा इनसे नहीं आएंगे सवाल वैसे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आई होप आप लोग रेडी होगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1/√3। आप लोग इसको बनाओ यार, मैं पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा गला ना सूख गया। ट्राई मारो इसको यहाँ पे पॉज करके। चलो भाई करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन माइनस π/2। सबसे पहले बेटा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो यहां पे मैं राम कहानी नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली गेम खेलेंगे। फटाफट से tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताओ। -π/2 से π/2, जहां पे दोनों एक्सक्लूडेड होते हैं। -1/√3 लाना है अपने को, ठीक है। -π/2 से π/2 के बीच में सोचना है। फटाफट से दिमाग में सर्कुलर फंक्शन बनाओ। आपको पता है 1/√3 कब होता है, 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री यानी कि π/6 पे।
तो ये वाली कहानी कब हो जाएगी, -π/2 से π/2 के बीच में ही सोचना है, तो ये वाली कहानी हो जाएगी दोस्तों -π/6 पे। वेरी वेरी सिंपल, बोलो हाँ या ना। कॉट इनवर्स 1/√3 के बारे में सोचो, फटाफट से कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के बारे में सोचो, तो 0 से पाई आएगा दिमाग में। 0 से पाई के बीच में ऐसा एंगल सोचो जहां पे 1/√3 मिल जाए। तो 1/√3 कहां मिलता है भाई, अपने को मिलता है 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे, तो यहां हो जाएगा अपना π/3। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा, साइन ऑफ -π/2 क्या होता है भैया, ये तो -1 हो जाएगा ना, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, अगेन tan इनवर्स के बारे में सोचो, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में tan आपको -1 की आउटपुट दे दे, वो कहां होगा, वो कहां होगा, -π/4 पे होगा या नहीं हो, बोलो हाँ या ना। tan इनवर्स यहाँ पे -1 आ गया इससे, तो tan इनवर्स -1 किसके बराबर हो जाएगा, -π/4। तो बस अब यहाँ पे ये सब चीजें ऐड कर दो बेटा, -π/6 है, ये 2π/6 है। ठीक है, π/3 को 2π/6 -π/6 हो जाएगा, तो π/6 -π/4। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ये है बेटा 2π/12 और ये है 3π/12, है ना, 3π/12, तो 2π - 3π -π/12 इसका आंसर आएगा। क्लियर कहानी, -π/12 इसका आंसर आएगा। यार पैर ना दर्द हो जाते हैं, फर्श ना बड़ा हार्ड है, या तो कोई गंदा वद्दा लगाना पड़ेगा नीचे। चलो अगला सवाल करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 sin, फिर अंदर है 2 cos इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले कहानी अंदर से चालू होगी। ठीक है, तो cos इनवर्स √3/2 के बारे में सोचो। सोचने से पहले cos इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज के बारे में सोचो, तो दिमाग में आएगा 0 से पाई। तो 0 से पाई में ऐसा एंगल सोचो जहां पे cos आपको √3/2 दिख जाए। जल्दी से बताओ, फटाफट से बोल दो कि आपको √3/2 कब दिखेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो कतई ही आसान सवाल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लोगों को दिख रहा है। अब ये कहां दिखता है बेटा, हम लोगों को 30 डिग्री पे दिखता है क्या, बोलो 30 डिग्री माने π/6, तो 2π/6 आ गया अंदर वाली चीज, तो ये क्या हो गया बेटा π/3। ठीक है, तो मेरा प्रॉब्लम कहां तक आ गया बेटा, tan इनवर्स 2 sin π/3। ठीक है, sin π/3 यानी कि sin 60, अगेन √3/2, √3/2 इंटू 2 करोगे तो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज के बारे में सोचोगे तो -π/2 से π/2 ख्याल में आना चाहिए, √3 लाना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 कहां होता है बेटा, π/3 पे होता है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा अपना 60 डिग्री यानी कि π/3। ठीक है, सब मजा आ रहा है, सब चीजें आसान लग रही हैं। चलो एक और सवाल बनाते हैं, cos इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स -√3 माइनस cosec इनवर्स 2। ठीक है, cosec इनवर्स 2, यस। तो देखो भाई, cos इनवर्स के बारे में सोचना है और -1/2 लाना है। cos इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज सोचोगे तो 0 से पाई आएगा। अब 0 से पाई में एक ऐसा एंगल सोचना है जहां पे cos मेरे को -1/2 दे दे, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की कहानी है। अब 1/2 कहां आता है भाई, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 आता है सर 60 डिग्री पे। 60 डिग्री की कहानी मतलब क्या है, 60 डिग्री की कहानी है सर मतलब π/3। तो अगर π/3 पे पॉजिटिव है तो -π/3 मतलब पाई -π/3। तो सर ये गेम कहां हो जाएगा, 2π/3 पे। जो मैंने अभी आंख बंद करके किया है ना, एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूं, टेंशन मत लो। देखो बस, लेकिन आपको ऐसे ना चीजें करनी आनी चाहिए, तो प्यार से समझाता हूं एक बारी फिर से। अगर आप cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको सोचना है ऐसा एंगल, ठीक है, जो कि 0 से पाई के बीच में लाई करता हो। ठीक है, और इस पर्टिकुलर एंगल पे cos की वैल्यू -1/2 होनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन साथ में लेके सोचो। जब आप सोचना चालू करोगे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सर्कुलर फंक्शंस के बारे में सोचना है। और आप लोगों को पता है कि भाई cos मेरा नेगेटिव होता है कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। 1/2 कहां होगा बेटा, यहां पे। थीटा क्या होगा 1/2 के लिए, बताओ थीटा क्या होगा मेरा, यहां पे हो जाएगा मेरा थीटा π/3। तो यहां पे अगर मेरे को -1/2 चाहिए तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा π/3। तो अब अगर मैं यहां से थीटा निकालने की कोशिश करूंगा तो वो तो बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई -π/3 यानी कि 2π/3। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे नॉर्मली भी लिख सकते हो यार इसको ऐसे, अगर इतना सर्कुलर फंक्शंस में नहीं घुसना और ग्राफ से नहीं करना, तो यहाँ पे cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, -cos π/3। तो देखो सिंपली ऐसा लिख दो, cos थीटा इज इक्वल टू -cos π/3।
ठीक है, अब आपको पता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस साइन को अंदर भेज नहीं सकते हो क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो यहाँ पे नहीं चलेगा वाला गेम। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कॉस ऑफ पाई माइनस पाई। यहां से आपको दिख जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाय 3, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ठीक है, अरे अभी तो बाकी ही बचा है, मेरे को लगा क्वेश्चन ही हो गया यहाँ पे। तो tan इनवर्स माइनस √3 के बारे में सोच लें, अगर इन सब चीजों को रब कर दूं बेटा, tan इनवर्स माइनस √3 के बारे में सोचेंगे तो tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, है ना। अब -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा एंगल सोचो जो कि tan के लिए -√3 दे दे। तो आपको पता है 60 डिग्री पॉजिटिव और 60 डिग्री नीचे नेगेटिव, तो -60 डिग्री यानी कि -π/3। ठीक है, अब कॉसेक इनवर्स 2 को आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 भी सोच सकते हो, अगर मुश्किल हो रही है तो फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है। तो अगर ये नहीं सोचना तो चलो ये सोच लेते हैं। तो ये तो सोचना बहुत ही ईजी है, 1/2 कहां होता है बेटा, 30 डिग्री यानी कि π/6 पे, और ये आपका प्रिंसिपल रेंज के बीच में भी आता है, तो ये सीधा सीधा π/6 हो जाएगा। बस ये माइनस साइन का ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 π/3 माइनस π/3, यानी कि ये हो गया अपना π/3 और फिर -π/6, है ना। π/3 माइनस π/6, कहीं गलती तो नहीं करी अपन ने, π/3 माइनस π/6 सही है। ठीक है, तो 2 π/6 माइनस π/6 आंसर आ जाएगा अपना π/6। ओके जी, ओके जी, चलो बस कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन एरर वैसे है तो नहीं कहीं पर भी, अगर हो तो कमेंट में मेरे को बता देना। चलो भाई, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बेटा, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, सीयूईटी में भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है सवाल। क्या कह रहा है सवाल, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3 π/2, देन द वैल्यू ऑफ दिस विल बी, दिस एक्सप्रेशन विल बी। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स की अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करूं तो -π/2 से π/2 रहती है। π/2 मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू है उस रेंज के अंदर। अगर ये 3 π/2 दिख रहा है तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ये इंडिविजुअली सारे के सारे π/2 वैल्यू को अटेन करे। जब भी इंडिविजुअली सारे के सारे π/2 वैल्यू को अटेन कर रहे हैं, तो आप मेरे को बता दो यार, साइन इनवर्स x अगर π/2 के बराबर है तो x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा। तो यहां तो कहानी बहुत ही सिंपल हो गई, x y z तीनों के तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। 1 रख दो यहाँ पे, तो 1 की पावर 100 इज 1 प्लस 1 प्लस 1 -9 डिवाइडेड बाय अगेन 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। तो ये हो जाएगा 3 - 3, द आंसर इज 0। द करेक्ट आंसर इज 0। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। tan इनवर्स x अगर बेटा y के बराबर है तो आपको y के ऊपर बताना है, प्रिंसिपल रेंज का सवाल है, सिंपल सा। तो आपको पता है -π/2 से π/2 और इंक्लूडेड केस नहीं होना चाहिए, हेंस द आंसर इज, बस सिंपल। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो 2021 में आया हुआ सवाल है, आराम से करना है इसको, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। अब बेटा यहाँ पे आपको राम कथा नहीं लिखनी है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिमाग में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कॉस इनवर्स 1/2 के बारे में बात करूं तो देखो पॉजिटिव नंबर है अंदर, तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम चल जाएगा, 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम चल जाएगा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 कहां होता है कॉस में, तो आप लोग बोलोगे सर ये कहानी तो होती है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मानी कि π/3। साइन इनवर्स -1/√2, तो भाई -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा एंगल सोचो जहां पे साइन आपको नेगेटिव दे दे, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में खेलना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में खेलना पड़ेगा तो बेटा ये किसके बराबर आएगा, -π/4 के बराबर आएगा। ठीक है, तो π/3 -π/4 करोगे बेटा तो ये आपका क्या हो गया, 4π/12, और ये 3π/12 माइनस करोगे तो π/12 आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, फेवरेट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये वाले सवाल। ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर में आ ही जाता है ये वाला सवाल। इस सवाल को कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप लोग सोचोगे सर tan इनवर्स tan ऑफ x x के बराबर ही तो हो जाएगा सर, तो ये तो एक लाइन का आंसर है, 15π/4 आ जाएगा। लेकिन बेटा अगेन थोड़ा सा प्रिंसिपल रेंज के बारे में सोच के चला करो, ये देखो तो सही नंबर क्या दिख रहा है आपको, ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले tan 15π/4 को ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे, 16π/4 -π/4। ठीक है, 15π/4 हो गया। 16π/4 क्या होता है भाई, ये सिंपली 4π होता है, 4π -π/4। अब बताओ यहां से कहानी बहुत ज्यादा सिंपल नहीं हो गई क्या दोस्त। tan 4π -π/4, तो ये कहां पर आ गया बेटा,
मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है ना, 2 पाई, फिर दोबारा 2 पाई और नीचे जाना है, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, बोलो हाँ है ना। तो क्या ये माइनस tan π/4 के बराबर हो जाएगा, बोलो। या फिर इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, tan ऑफ माइनस π/4। आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो एंगल मेरे को कहां चाहिए था, एंगल मेरे को कहां चाहिए था बेटा, -π/2 से π/2 के बीच में चाहिए था, और tan इनवर्स माइनस tan x नहीं होता है, tan इनवर्स tan x होता है। तो आप अंदर ले जाओ ये नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहां पे जो ये अंदर वाली चीज है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, tan इनवर्स tan ऑफ -π/4। अब देखो आपका जो इंटरनल वाला एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है वो आपके प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, तो यहां से आप इसको लिख सकते हो कि -π/4 के बराबर है। बोलो बात समझ आई सभी को, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरी की पूरी तिगड़म खेलनी पड़ेगी, यहां पर आके आपको पता चलेगा कि -tan π/4 के बराबर है। यहां पर भी रुकना नहीं है, क्योंकि अपन को इसको tan इनवर्स tan -x वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से tan -π/4 बनाओगे और फिर यहां पे पुट करोगे तो दिखेगा कि हाँ सर अब प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ गया है। अब इसका फाइनली आउटपुट आप -π/4 दे सकते हो। चलो भाई ऐसा सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, साइन इनवर्स के लिए। तो ये सिंपल सवाल है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2013 में आया हुआ सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स -1/2। देखो अगेन वेरी 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 सिंपल सवाल। √3/2 के बारे में तो आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है 30 डिग्री पे होता है, पॉजिटिव चाहिए तो 30 डिग्री वाला ही आउटपुट ले लोगे। तो 30 डिग्री वाला आउटपुट मतलब π/6। cos इनवर्स -1/2 के बारे में अगर आप लोग सोचोगे बेटा, तो आप लोगों को अब 0 से पाई के बीच में ऐसा एंगल सोचना है जहां पे cos मेरे को -1/2 दे दे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कहां हो जाएगा बेटा, पाई माइनस ये हो जाएगा अपना π/3 पे, है ना, हाँ पाई माइनस π/3। तो ये हो जाएगा बेटा +2π/3 बस। तो ये हो गया आपका क्या, एक काम करो इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 4π/6 प्लस π/6, तो ये हो गया आपका 5π/6। आंसर इज 5π/6, ठीक है। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। tan इनवर्स दिस प्लस cot इनवर्स दिस इज इक्वल टू π/2 देन फाइंड x। वैसे तो देखो बेटा ये आपको पता ही है कि ये तो हमने प्रॉपर्टी की तरह ही पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो जो ये √3 है वही यहाँ पर भी होना चाहिए, मतलब सिंपली x की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई, ठीक है। तो जब हम लोग को वो प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी पढ़ने देती थी तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे डायरेक्टली, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस आना मुश्किल है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। चलो बड़े भाई आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़े। चलो बेटा ये एक ना सिंपल सा केस बेस्ड सवाल है, ठीक है। ये आई डोंट नो मेरे को कहां मिला था, किसी तो बुक में मिला था, ठीक है। लेकिन सवाल ना बहुत ईजी है, मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बारी पढ़ के। 2 men on either side of a टेम्पल ऑफ 30 मीटर हाइट, टेम्पल की हाइट क्या है 30 मीटर है, ऑब्जर्व इट्स टॉप एट द एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा। तो बेटा ये वाला एंगल अल्फा, पेन चेंज कर लो, ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा, ठीक है, एज शोन इन द गिवन फिगर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू men is 40√3 and the distance between the first person A and the temple is 30√3। तो बेटा ये वाला डिस्टेंस आपका 30√3 दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों के बीच में 40√3 है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। कहानी क्लियर। अब देखो सिंपल सिंपल से सवाल है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंगल CAB यानी कि अल्फा किसके बराबर होगा। अल्फा किसके बराबर होगा बेटा, ये आप लोगों को पता है और ये भी आप लोगों को पता है, किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो क्या आप यहां से tan अल्फा निकाल सकते हो, 30/30√3। तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1/√3 के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा किसके बराबर हो गया बेटा, tan इनवर्स 1/√3। कहां दिख रहा है, tan इनवर्स 1/√3। अब देखो tan इनवर्स 1/√3 नहीं है, साइन की टर्म्स में आप लोगों को आंसर देना, ठीक है, साइन के टर्म्स में आप लोगों को आंसर देना। अब कुछ बच्चे यहां से क्या करेंगे, 30√3 और 30 को यूज करके ना ये साइड निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से सीधा ना साइन अल्फा निकाल लो, सीधा क्या करो यहां से ना साइन अल्फा निकाल लो। तो अगर आप ट्राइंगल बनाओगे, आपको पता है कि अगर ये 1 है ये √3 है, तो ये किसके बराबर होता है, 1 + 3 4 का रूट। तो आपका साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1/2 के बराबर हो जाएगा।
तो अल्फा किसके बराबर हो गया, साइन इनवर्स 1/2, यानी कि ये रहा मेरा। ठीक है, ये गलती मत करना, वहां पे फालतू के लिए टाइम खोटी कर दोगे, कहीं ये वाली साइड निकालने बैठ जाओ, कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, इतना मत करना। ठीक है, चलो अगला क्या है, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू अल्फा। अब बेटा देखो कॉस के टर्म्स में पूछने लगा, कॉस के टर्म्स में पूछने लगा तो ऑलरेडी हमने सारी मेहनत तो कर ही ली है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, √3/2, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 कहां है, ये रहा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एंगल बीसीए बताना है, अब टैन की टर्म्स में बताना है, ये तो बहुत इजी हो गया बेटा। तो बीटा कहां गया हमारा, बीटा ये रहा, तो 30/10√3, मतलब ये √3 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 हमारा आंसर आ जाएगा, tan इनवर्स √3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बेटा बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे ना बहुत आसान है, मैंने ये क्वेश्चन डाल तो लिया, लेकिन डालने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये तो एक मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक सवाल है ना, इतना बेसिक सवाल ही मेरे को लगता है थोड़े एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन चलो हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो है ना, ये एज अ प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब ये एज अ प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है आप लोगों को इस क्लास के बाद। अगर मतलब सारी के सारे प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक ही पेज पे, तो मेरे को बताना, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। लेकिन एनसीईआरटी में ये एज एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यही आपको एज रिजल्ट्स भी यूज करने होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो खासियत ये है बस। तो एनसीईआरटी में भाई हम लोगों को ये चीज प्रूफ करनी है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल कहानी है भाई। यहां पे आप लोग क्या करो, एक्स को ना ऊपर वाला प्रूफ करने के लिए एक्स को क्या डालो, साइन थीटा डालो, और बस इमेजिन करो मेरे साथ कि गेम क्या हो रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से क्या निकलेगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा, तो यहां पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा क्या होगा बेटा, 2 थीटा के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना, है ना, 2 थीटा के बराबर होगा। थीटा किसके बराबर है यहां से, साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, बस हेंस प्रूफ्ड। नीचे वाला प्रूफ करने के लिए थीटा को क्या डालो, सॉरी एक्स को क्या डालो, कॉस थीटा डालो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का रूट लोगे तो साइन थीटा, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो अगेन यहां से साइन इनवर्स साइन 2 थीटा निकलेगा, तो यहां से आउटपुट आपको 2 थीटा मिलेगी, लेकिन इस बार थीटा की जगह क्या जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स जाएगा, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो एक आधे क्वेश्चंस और कर लें बेटा, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको बहुत पेशेंटली समझना, बहुत आराम से समझना, इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, चलो इसके लिए मैं अपने पेन को थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं। tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बेटा। जो ये वाली एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इस क्वेश्चन में जो सीखोगे ना, पूरे पूरे कैलकुलस में आपको बहुत जगह अप्लाई करने को मिलेगा। ये जो टर्म है ना, इसको तो दिमाग में बसा लेना, cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स। जो cos x है बेटा, इसको फटाफट से आप लोग ऊपर ऐसे इमेजिन करो, tan इनवर्स cos x को इमेजिन करो, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, जो कि क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो बच्चा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब नीचे जो है 1 को इमेजिन करो एज cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, या फिर साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, माइनस यहां पे साइन 2 थीटा की वाली चीज इमेजिन करो, तो इसको लिख दो माइनस, क्या लिखोगे यहां पे, माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। ठीक है, तो नीचे इमेजिन करो कुछ ऐसा, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। अब tan इनवर्स ऊपर क्या आया बेटा, यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखो, और ये क्या बन गया आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो नीचे आ गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर आ गया a माइनस बी, a प्लस बी, तो ऊपर बच जाएगा a प्लस बी, यानी कि cos x/2 प्लस साइन x/2, और नीचे क्या बचेगा बेटा आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो एक a माइनस बी यहां पे रह जाएगा, यानी cos x/2 माइनस साइन x/2 यहां पे रह जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे ऊपर नीचे cos x/2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा दोस्तों, tan इनवर्स, यहां पे क्या मिल जाएगा, cos x/2 से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x/2। ठीक है, 1 प्लस tan x/2। अब यहां पे आपको एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेटा, हमेशा इसका सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। ठीक है,
1 माइनस tan x बाय 2, tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय 2, 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2, क्योंकि tan पाई बाय 4 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो ये क्या है, tan इनवर्स, अंदर जो मैंने अभी बोला वो क्या था, tan a प्लस बी का फॉर्मूला था, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो यहां पे 1 की जगह tan पाई बाय 4 इमेजिन करोगे तो आपको दिखेगा कि सर ये और कुछ नहीं है, tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 है। अब आपको जो ये x दिया हुआ है ना, ये दिया ही इस तरीके से हुआ है कि जो ये अंदर बन रहा है ना tan के, ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर आएगा। मतलब आप यहां से आउटपुट क्या लिख सकते हो, सीधा पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 आपका फाइनल आंसर है बेटा ये। ठीक है, आपका फाइनल आंसर है ये, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है बेटा, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ठीक है, बहुत बहुत लाजवाब सवाल है। इन सब क्वेश्चंस को, कुछ यूनिक क्वेश्चन है तो देखें यार। ये सब क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। अगर कुछ यूनिक क्वेश्चंस है तो मैं देख लेता हूं। ये सब के सब आसान है, एक सेकंड रुक जाओ। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आए ना यकीन। यार ये सब तो मैं अभी कराऊंगा ही, मैं वही सोच रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट हो तो कराऊं, नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इनके लिए मैं अलग से अभी 40-45 मिनट का सेशन आप लोगों के लिए लाइव लेने ही वाला हूं। तो उसके लिए इस वाले सेशन में कराने की जरूरत नहीं है सब। ठीक है 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 ठीक है, ओके जी ओके जी ओके जी ओके जी ओके जी। यार एक क्वेश्चन था तो सही, पता नहीं वो मिस हो गया मेरे से गलती से ना, वो स्लाइड डिलीट हो गई। चलो ठीक है भाई, इस सेशन को फिर हम लोग यहीं पे ही एंड करते हैं। देख रहे हो इतने बढ़िया तरीके से कम टाइम के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा थ्योरी भी कवर करवा दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करवा दिए। क्वेश्चंस अभी और प्रैक्टिस करवाऊंगा। सबसे पहले तुमको खुद से जाके क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठानी है अब और क्वेश्चंस लगाने चालू करने हैं। और मोस्ट प्रोबेबली कल ही मैं लाइव लूंगा एक, जहां पे हम लोग बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उसमें बेटा आप लोगों के जो 2023 और 24 में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी ले लूंगा और पीवाईक्यूज भी इंक्लूड कर दूंगा। तो 12 से 14 क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूंगा कल या फिर परसों के दिन में। 40 से 50 मिनट का सेशन चलेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं जल्दी आप लोगों को एक नए सेशन के साथ। साइनिंग ऑफ नाउ गाइस, जय हिंद।